देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या से होने वाली पर्यावरण की समस्याओं को हम हमारी सीमित जमीन या उपयोगी भूभाग को अलग रखकर शायद नहीं देख सकते। भूमि कृषि उपयोग की हो या उद्योग की, शहरों की हो या ग्रामीण इलाकों की, या फिर हमारे नदियों या तालाबों और वनों की भूमि हो, इन सभी पर दबाव का स्तर बहुत व्यापक है। इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो चिंता की बात है। भूमि उपयोग संबंधी 1894 के पुराने कानून को बदलकर सरकार ने वर्ष 2013 में नया कानून बनाया। इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ, जैसा आपको याद हो, राजनीति भी हुई, लेकिन अब वही कानून पूरे देश में प्रचलन में है। बढ़ते औद्योगिकरण या शहरीकरण से आज कृषक परेशान हैं, क्योंकि ज़मीन का मुद्दा बहुत अहम है। भूमि संबंधी विवाद चाहे चरणोई भूमि के लगातार घटने का हो, या सिंगूर नंदीग्राम जैसे उद्योगों को लेकर हो, या बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जिसको कहते हैं उनको लेकर हो, या मुद्रा पोर्ट को लेकर हो, इसी को बताते हैं कि इससे ज़मीन को लेकर समस्याएं लगातार बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, अस्तित्व आपका हमारा सबका पर्यावरण के इस विशेष कार्यक्रम में मैं अभिलाष खांडेकर आप सभी का स्वागत करता हूं। अस्तित्व के आज के अंक में बात होगी देश में बढ़ते भू संघर्ष की। जमीन संबंधी संघर्ष जैसे अहम और पेचीदा मुद्दे पर चर्चा करने हेतु आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के। श्री कुमार संभव, जो सह संस्थापक हैं लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के, मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ है डॉक्टर नमिता वाही, जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लैंड इनिशिएटिव की डायरेक्टर हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुमार आपसे बात करना चाहूँगा कि लैंड कॉन्फ्लिक्ट या भूमि के जो संघर्ष हैं पूरे देश में, जो अलग अलग जो सामने मुद्दे आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ वो बता सकते हैं कि ये भूमि संघर्ष क्या है, कितनी भूमि है देश में, इसकी जो परिभाषाएं हैं कि भूमि एक कृषि भूमि अलग है, बाकी की भूमि अलग अलग है, और ये संघर्ष क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसकी एक प्रस्तावना आप कर दीजिए, फिर मैं डॉक्टर मैडम को पूछूंगा। जी अभिलाष जी, असल में एक हम देखेंगे तो हम दो भाइयों के या दो व्यक्तिगत विवाद जो भूमि है उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो बृहद स्तर पर जो बड़े बड़े ज़मीन की लड़ाइयाँ हैं, जिसमें जनता का एक वर्ग शामिल होता है। तो वो या तो एक मांग कर रहा होता है कि ज़मीन का किसी एक विशेष तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, या वो विरोध कर रहा होता है कि उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है उस तरह से ना हो। इसके साथ साथ ही कुछ उसमें मालिकाना हक के भी सवाल उठते हैं, जिसमें कि जनता का एक वर्ग मानता है कि ये उसकी ज़मीन है, मगर दूसरे वर्ग हैं जो कहते हैं कि उनकी ज़मीन है, और इस तरह से वो विवाद बढ़ते हैं। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बेसिकली दो तरह की ज़मीन को हम बांट सकते हैं अपने देश में। दो उसमें, एक तो व्यक्तिगत ज़मीन है और दूसरी मतलब निजी ज़मीन। मेरी ज़मीन है जो सरकार की ज़मीन नहीं है, लेकिन मेरी ज़मीन है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। बिल्कुल, तो वो निजी ज़मीन है, और दूसरी ये है कि सरकारी ज़मीन है। कागज़ों पर दो ही तरह का उसमें वो होता है। अब निजी ज़मीन को आपका ये हो सकता है कि रेसिडेंशियल है जहाँ आप रहवास करते हैं, या एग्रीकल्चर की ज़मीन है, या कमर्शियल ज़मीन है, वो अलग अलग इस्तेमाल से उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और सरकारी ज़मीन में आपका जंगल आ जाते हैं, उसमें सारा वेस्टलैंड आ जाते हैं, नदी, तालाब, सड़कें हैं, एयरपोर्ट हैं, हाँ, अलग SEZ रेगिस्तान है, SEZ है, वो सब उसमें आ जाता है। अब इसमें होता ये है कि निजी हमारे देश में, और नमिता जी भी इस पर और थोड़ा सा कानूनी रूप से और बताएंगे कि अल्टीमेट हक जो है वो सरकार का है। सरकार की शक्ति है कि वो उसकी ज़मीन को क्या करना चाहती है। तो इवन अधिग्रहण करना चाहती है। अधिग्रहण तो वो निजी ज़मीन का भी अगर वो चाहती है कि पब्लिक पर्पज़ के लिए या किसी अच्छे उसके विकास के पर्पज़ के लिए वो लेना चाहती है, तो वो उसको लेती है। तो इसके लिए एक कानून था हमारा 1894 का भू अधिग्रहण कानून था। उसमें काफ़ी कुछ समस्याएं थीं, उसको सुधारने की कोशिश की गई 2013 में। पुराना भी पड़ गया था, पुराना भी पड़ गया था, उसमें काफ़ी विरोध हो रहे थे, मुआवजा ठीक से नहीं मिलता था, उसमें काफ़ी कम था मुआवजा, और सहमति का जो वो प्रोविज़न था वो भी उतना अच्छा बेहतर नहीं था कि लोगों की सहमति ली जाए। इसमें थोड़ा सा उसको बदलाव किया गया। तो उसमें फिर अलग अलग तरह के विवाद उसको लेके होते हैं। उसमें नमिता जी का तो एक पूरा रिसर्च है, तो वो बताएंगी। और दूसरा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है, वो सरकारी ज़मीन के जो विवाद हैं, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको अभी तक पॉलिसीज़ में और डिस्कशन में उतना महत्व नहीं मिला है। उसमें होता यह है कि आपके जैसे कि जंगल थे, तो वहाँ तो पुराने ज़माने में जब सर्वे हुए थे तो जंगल में तो कोई सर्वे जाके होते नहीं थे कि किसकी ज़मीन है, तो आदिवासी तो वहाँ
पुरातन काल से रहते आए हैं जंगल में, और उनको लगता है कि ये उन्हीं की ज़मीन है क्योंकि वो उस पर रहते आए हैं। जैसे कि जानवर रहते आए हैं, ऐसे ही आदिवासी रहते आए हैं, लेकिन कोई पट्टे नहीं होते थे उनके पास। तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत 2006 में ठीक किया गया, 2006 में उसको शुरू किया गया कि उसको बोला गया कि ये ऐतिहासिक अन्याय हुआ है आदिवासियों के साथ कि उनको कभी भी पट्टे नहीं दिए गए, अधिकार नहीं दिए गए। तो वो न्याय देने की दिशा में नया एक कानून आया। तो अब उसको लेके उसमें ये होता है कि उसकी प्रक्रिया ठीक से फॉलो नहीं होती है, कई बार उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। तो जंगल की ज़मीन अगर आप उद्योगों को देते हैं या विकास के प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो वन अधिकार कानून में एक प्रक्रिया है पूरी कि उनकी सहमति ली जाए, उनको मुआवजा उस चीज़ का दिया जाए, तब जाके वो दिए। तो जब अगर वो ज़मीन पे ठीक से नहीं होता है तो उसके होते हैं। तो पहले होता ये था कि उनको अधिकार नहीं होते थे, तो सीधा किसी चीज़ में आपने अगर जंगल की ज़मीन दे दी तो वो सीधे विस्थापित हो जाते थे। और इस वजह से आपके जंगलों में जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंक्लूडिंग जो आपका नक्सलवाद की समस्या है, वो शुरू यहीं से हुई थी कि जो संसाधन हैं ज़मीन, जंगल और पानी के, वो आप बिना उनके अधिकारों, जल जंगल ज़मीन के बिना उनके अधिकारों को माने अगर वो किसी और को अलोकेट कर दिए जाते हैं तो वो होते हैं। तो उस वजह से भी ये बड़े बड़े विवाद होते आए हैं। तो एक निजी ज़मीन पर किसानों के और उनको, तो आपका कहने का मतलब यह है कि दो तरीके की ज़मीनें हैं, एक निजी है और एक सरकारी ज़मीन है। और एक निजी ज़मीन ऐसी भी है जो यदि सरकार को किसी योजना के लिए, जैसे स्मार्ट सिटी की बात चल रही है या हाईवेज बनाने की बात चल रही है, 4 लेनिंग होने वाला, तो सरकार ले सकती है। तो मैं डॉक्टर नमिता जी से पूछूंगा कि जो हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण और उसका जो विकास के नाम पर अब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स या जो हम जिसको अधोसंरचना कहते हैं, वो यदि आगे बढ़ने वाला है तो करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी अगले 15 साल में। तो आप इसको कैसा देखती हैं और वर्ग संघर्ष, ये भूमि संघर्ष कैसे सामने आ रहा है? तो सबसे पहले अभिलाष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे अपने कार्यक्रम पे आपने बुलाया एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जो ये जो भूमि संघर्ष की बात आप कर रहे हैं, ये आज की समस्या नहीं है, ये एक ऐतिहासिक समस्या है और ये कल जाने वाली भी नहीं है। तो अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, ऐसी समस्या है जो भविष्य तक चलती रहेगी। हाँ जी, क्योंकि पर उसके समाधान ढूंढना है हमको। हाँ जी, पर मेरा ये विचार है कि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पहले उस समस्या को समझना ज़रूरी है जी। तो अगर हम ये समझना चाहें कि ये समस्या क्यों है, तो इसके बारे में मैं 2-3 कारण बताना चाहूँगी और इस समस्या के 2-3 रूप बताना चाहूँगी। पहला रूप, जैसे कुमार ने भी बोला कि ये जो एक किस्म का संघर्ष जो है वो है कानूनी विवाद, जो हम देखते हैं कि चाहे आपके उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स तक, हम देखते हैं कि जितने भी सबसे ज़्यादा संख्या में केसेस पेंडिंग हैं वो भूमि संबंधित है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये संख्या ही ज़्यादा नहीं है, जितना जो इनकी पेंडेंसी हम देखते हैं इन केसेस की, वो सबसे ज़्यादा भूमि संबंधित केसेस की होती है। तो हमारे मतलब करीब 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है अलग अलग न्यायालयों में, तो 1-8 करोड़ तो ज़मीन से संबंधित होंगे या मालूम नहीं क्या होगा। नहीं, ये मतलब रिसर्च हैज़ शोन कि सबसे ज़्यादा केसेस आपका सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में आपने काफ़ी काम किया है इस पर। हाँ जी, तो हमारी एक ये स्टडी है जिसकी अभी इन्होंने मेंशन किया था कि 1894 वाले भूमि अर्जन अधिनियम की अंडर जितने भी केसेस थे, कुछ 13,884 केसेस हमने स्टडी किए हैं 66 साल के दौरान में, मतलब 1950 से लेकर 2016 तक, ये समझने के लिए कि लोग क्यों जा रहे हैं लिटिगेशन में, क्यों जा रहे हैं कोर्ट्स में। तो उसमें पता चलता है कि पेंडेंसी, चूँकि ये इशू मैं बता रही हूँ कि अब कम से कम एवरेज 15 साल लगते हैं हाई कोर्ट का डिसीजन आने में और एज मच एज 20 साल लगते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने। जस्ट टू गिव अ सेंस कि मतलब कितनी ये स्थिति, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। दूसरा जो रूप है भूमि संघर्ष का, वो है सामाजिक संघर्ष, जो जैसे एक्स्ट्रा लीगल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जो आपका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी आता है, चाहे वो प्रोटेस्ट्स हैं जो पीसफुल होती हैं या अगर वो जो है वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो ये 2 टाइप के मतलब ये भूमि संघर्ष के जो अलग अलग आयाम है या जो डायमेंशंस हैं उसमें कि ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। अब इसके अगर हम कारण देखें तो इसके मैं समझती हूँ 3 मेन कारण है। पहला तो आपने ही बोला कि भूमि जो है एक बहुत ही बहुमूल्य आर्थिक संपत्ति है और ये शायद सबसे बहुमूल्य आर्थिक संपत्ति है, बहुत ही दुर्लभ संपत्ति है। अगर हम देखें तो और सीमित भी है मेरे ख्याल से। हाँ, असीमित तो है नहीं, असीमित नहीं है। जैसे भारत में विश्व की 2.5% भूमि है, लेकिन विश्व की 17.5% जनसंख्या यहाँ रहती है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये ना सीमित है और कितना उस पर दबाव है, और ये दबाव जो है वो बढ़ेगा ही। तो ये पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण लेकिन ये है कि भूमि जबकि सबसे बहुमूल्य आर्थिक संपत्ति है, सिर्फ एक आर्थिक संपत्ति नहीं है, इससे व्यक्ति और समुदाय सब दोनों जुड़े हुए हैं और ये प्रोडक्टिव है, उत्पादकता भी है इससे जुड़ी हुई। हाँ जी, पर ये सिर्फ आर्थिक मामले में ही उत्पादक नहीं है, इससे समुदाय की पहचान, उनकी तहजीब, उनका इतिहास सब जुड़ा हुआ है। मतलब कल्चरल वैल्यूज भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं या उसके भी रेफरेंसेस हैं, और आइडेंटिटी। सो जैसे बहुत से ऐसे हमारे समुदाय हैं जिनका आइडेंटिटी ही जो है, उनकी जो पहचान है वो ही भूमि से आती है। भूमि से आती है निश्चित रूप से। मैंने नर्मदा आंदोलन का जो वो हुआ उसको देखा, उस संघर्ष को, और काफ़ी कवर भी किया मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी। तो लोगों को जब ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह पर जाने की जब सरकार ने फोर्स किया या बांध बनने के बाद में उनको ज़मीन छोड़ना पड़ी, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष निर्माण होते रहे। तो मैं कुमार से पूछूंगा कि ये जो भूमि संघर्ष है, ये जैसा आपने कहा कि अभी तक कोई ख़त्म होने वाली नहीं है, तो इसके मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो लीगल डायमेंशन क्या है, मतलब इसके जो लॉ बन रहे हैं वो, और दूसरी बात ये है कि जो हमारी जो भूमि है उसको जो आपने पहले थोड़ा सा वर्गीकरण करने के बाद बताया, तो उसके बाद में जो कॉमन लैंड है उसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हो क्या? जो सामाजिक, मतलब वो सरकार की भी नहीं, मतलब होगी सरकार की, लेकिन उसका उपयोग कॉमन उसके लिए, सामुदायिक उसके लिए है, तो उस तरीके कुछ उदाहरण आप बता सकते हो? जी बिल्कुल। तो उसमें लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जैसे नमिता जी भी वही बोल रही हैं कि एक तो हमने 1894 के कानून के तहत निजी ज़मीन को लेने की सारी प्रक्रिया होती थी, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हुई, तो इतने सारे उसमें केसेस पेंडिंग हैं। उसके बाद निजी ज़मीन को लेने के लिए फिर 2013 में जो आया, उसमें भी अब सरकार को और इंडस्ट्री दोनों को ये लगता है कि ज़मीन लेने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल हो गई है कि आपको नए कानून में 2013 क्योंकि उसमें आपको पहले सहमति लेनी होती है एक बड़े वर्ग की, दूसरा फिर उसमें आपको रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए पूरा एक पैकेज बनाना पड़ता है, तो जो कि बिल्कुल ज़रूरी है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, क्योंकि तभी जनता, अगर उसको लगेगा कि इसमें उनका भी फायदा है और उनके अधिकार काटे नहीं जा रहे हैं इसमें, तब जाके वो तैयार होंगे और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। लेकिन प्रक्रिया लंबी है जी। तो उससे बचने के लिए अब हो ये भी रहा है कई राज्यों में कि जैसे कि उसको अभी अमेंड करने की प्रक्रिया एक शुरू हुई थी, नहीं हो पाई, आपने भी उसको मेंशन किया कि वो पॉलिटिकल एक विवाद बन गया था जी। तो अब ये हो रहा है कि उसको उससे बचने के, निकलने के रास्ते निकाले जा रहे हैं कई तरह से। तो अलग अलग तरह के राज्यों में अलग अलग तरह के कानून, उसमें नियम लाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया तो क्या इससे संघर्ष कम होगा या बढ़ेगा? ये प्रश्न मैं आप दोनों से पूछूं एक के बाद एक, कि जो कानून के तरीके से जो हम इसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे संघर्ष कम होंगे या संघर्ष के एक दो उदाहरण भी आप मेरे को बता सकते हैं? जी, तो देखिए उसमें मुझे लगता है कि ये शॉर्टकट तरीके अपनाए जाते हैं कि आपको तुरंत ज़मीन मिल जाए और उसमें आप काम शुरू कर दो, लेकिन उसके बाद जब उसमें झगड़ा होता है तो कई बार ये होता है कि वो कोर्ट में पहुंचता है, कई बार ये होता है कि ज़मीन में ही स्थिति इतनी भयावह हो जाती है, हिंसक हो जाती है कि फिर वो आपके प्रोजेक्ट भी उसमें सफ़र करते हैं, उसका जो निवेश है आपका वो भी उससे सफ़र करता है। तो आप देखिए अभी इतने पिछले 2-3 साल में ही उदाहरण आए हैं। 2016 के आखिरी में अक्टूबर की ही घटना है बड़का गांव इलाके में झारखंड में, जहां पर कोयला का एशिया का सबसे बहुमूल्य वहां पर खदानें हैं और वहां पर किसानों की ज़मीन को लेने की बात चल रही थी। उन्होंने सीधे प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आंदोलन हिंसक हो गया, पुलिस ने फायरिंग करी, 4 लोगों की मौत हो गई थी उसमें। उसके मूल में वही बात है, भूमि संघर्ष की बात। तो डॉक्टर नमिता जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो स्टडी किया है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च में, उसमें क्या निकल कर आया? तो भूमि संघर्ष जैसे मैंने आपको बताया वो तो बढ़ेगा ही, पर जैसे मैंने बताया उसके 2 रूप हैं। पहले जो लोग कानूनी तौर पे अपने केसेस लेके जाते हैं वो हैं जिनको कानून ने अधिकार दिया। और यहाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि एक ही अधिनियम पर फोकस नहीं कीजिए। अभी हमारी एक और स्टडी है CPR लैंड राइट्स इनिशिएटिव में, जहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि भारत में कितने भूमि संबंधित कानून है, क्योंकि सरकार अलग-अलग राज्यों में भी छोटे-छोटे कानून होंगे। राज्यों में ही ज्यादा कानून है क्योंकि भूमि जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य लेकिन किसी भी सरकार को मालूम नहीं है कि उनके कितने कानून है। तो ये हमने इसका बीड़ा उठाया है और मैं आपको बता सकती हूँ कि 7 राज्यों में ही हमने
556 कानूनों का कोष बनाया है, जिनका सीधा सीधा संबंध जमीनों से है। बिल्कुल। अच्छा, 556 नाम बता सकते हो आप कौन से लैंड रिलेटेड? हाँ, बहुत सारे हैं। तो जैसे पहली बात तो ये समझने की हमारे यहाँ भूमि जो है वो एक किस्म की नहीं है, और हर किस्म की भूमि के लिए अलग अलग हैं, सबके अलग किस्म के कानून हैं। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये कानून जो है ये हमने नहीं बनाए हैं, बहुत से कानून हैं जो अंग्रेज सरकार ने बनाए हैं, इंक्लूडिंग द 1894 का जो अधिनियम है, या जितने भी हमारे जंगलों के कानून थे, चाहे वो 1878 वाला जो कानून है, या सारे जो 19वीं सदी के सारे कानून हैं। जब तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं आई थी 2006 की, तब तक ये सारे जो कानून थे ये सारे आपके अंग्रेज सरकार के ही हैं। तो हमारे यहाँ कई किस्म के की ज़मीनें हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की मेजॉरिटी उसे वो एरियाज बनाए हुए हैं, वो क्षेत्र बनाए हुए हैं, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज। हाँ जी। तो लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनको ये भी नहीं मालूम है कि कितना एरिया उसमें है, तो ये भी हमने इसका रिसर्च किया। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि 10.5% क्षेत्र जो इंडिया में है वो अनुसूचित एरियाज हैं, जिन पे अलग कानून होते हैं और अलग संवैधानिक भी है। तो एक वो है, अलग है उसके। हाँ जी। तो एक वो क्षेत्र है, फिर जो जंगल हैं उन पे दूसरा कानून है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ जी, जो शहरी ज़मीन है उसका अलग है, ग्रामीण ज़मीन का अलग है, ग्रामीण ज़मीन में कृषि ज़मीन का अलग है, जो कृषि ज़मीन नहीं है उसका अलग है, और फिर वेस्टलैंड्स का अलग है, फिर जो आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें समुद्री हैं। तो अभी तो ये पहली बात तो कानून ही बहुत हैं, और कानून जो है वो कुछ कानून है जो किसी को अधिकार देते हैं, कुछ कानून करने की आवश्यकता लगती है क्या? कानून जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे बने हैं, डिफरेंट स्थितियों के लिए। अब जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 की, वो भी चल रही है, और जो 19वीं सेंचुरी के फॉरेस्ट लॉज हैं उनमें से भी कुछ एप्लीकेबल हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब जब कानून बहुत सारे होते हैं तो ये सरकार की मर्जी होती है कि वो कौन सा कानून इस्तेमाल करे। तो इसलिए हम देखते हैं कि कानून बदलने के बाद भी सरकार के एटीट्यूड को बदलने में, उनके उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो कुमार से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो भूमि संघर्ष है इनका पर्यावरण से क्या नाता है? जी, आप बता सकते हो? तो एक तो आपके पिछले वाले सवाल का कुछ हिस्सा रह गया था कि कॉमन लैंड, तो एक तो ये कानूनी पूरे वो है, और जो कॉमन लैंड वाली बात है उसी से, तो इसमें हमने देश भर में चल रहे भू विवादों की एक इन्वेंट्री बनाना शुरू किया 1 साल पहले लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच में। और होता ये था कि कुछ केसेस कोर्ट में जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, ज़मीन पर ही होते हैं, कुछ नेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो पाते हैं, कुछ लोकल में होते हैं, कुछ बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपका क्या ट्रेंड है कॉन्फ्लिक्ट्स का, या क्या डेटा है, या क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है? ये एक इवेंट तो है नहीं कि एक विवाद हो गया, वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो हम पॉलिसी उस तरह से कैसे उसको देखें और कैसे नए उसमें सुधार लाएं, इसके लिए कुछ पता नहीं चलता था। एज जर्नलिस्ट हम लोग भी जब रिपोर्ट करते हैं तो एक केस के बारे में पता है, पर ये बड़ी पिक्चर में, बिग पिक्चर में ये कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज हो रहा है वो पता नहीं चलता था। तो इसको समझने के लिए हमने जितने भी केसेस हो रहे हैं देश भर में उनको डॉक्यूमेंट करना, मैप करना शुरू किया लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच में। और आज कुछ 500-550 अपने तरह की पहली संस्था है, अपनी तरह की पहला एक इनिशिएटिव है देश में। तो डेटा जर्नलिज्म के प्रोजेक्ट्स बाहर बहुत सारे हो रहे हैं, पर एक लैंड राइट्स को लेके हमने एक पहली बार इस तरह का एक इनिशिएटिव शुरू किया। तो इसमें जब हमने देखा कि 550 केस जो हमने डॉक्यूमेंट किए हैं, तो इसमें ये बात निकल के आई कि 2/3 केसेस में कॉमन लैंड इन्वॉल्व है। तो जब हम बात करते हैं ज़मीन की लड़ाइयों की, तो अधिकतर अभी तक जो फोकस रहा है पॉलिटिकल और उसका, वो जैसे कि नमिता जी भी बोल रही थी कि एक अधिनियम को लेके रहा है, या निजी ज़मीन के अधिग्रहण को ही लेके, भू अधिनियम को लेके रहा है। पर कॉमन लैंड का 2/3 कॉन्फ्लिक्ट हैं जो उससे रिलेटेड हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि ये जो आप कह रहे हैं अलग अलग जगह पर, कि जो ग्रेजिंग लैंड है, मतलब चरनोई की जो भूमि है, उसको मध्य प्रदेश सरकार लगातार कम करते चली गई, और उसके कारण बहुत गांव-गांव में बहुत झगड़े हुए, क्योंकि मवेशियों को चरने के लिए जो कॉमन लैंड थी वो बची नहीं,
और कैबिनेट उसको लगातार 1-2% लगातार कम करता रहा और उसके कारण बहुत इश्यूज आए। तो ये राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। तो कुल जमा खुली ज़मीन रखने की सरकार की मंशा बहुत कम रहती है, उस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लाने की इच्छा होती है। तो आप इस पर कुछ बता सकते हैं? मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी क्योंकि कि क्या कारण हैं ये भूमि संघर्ष के और क्यों ये भूमि संघर्ष बढ़ता जाएगा अगर हम कुछ करेंगे। तो आपने बताया पहले कि 2% भूमि है और 70% आबादी है नहीं, पर उसको विश्व की। बिल्कुल वो तो है ही, वो एक बहुत ज़रूरी कारण है, लेकिन और भी कारण है और वो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे विकास के मॉडल में। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि जो कानूनी विवाद हैं, कानून भी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और जो कॉमन लैंड्स का समय बात करें, एक्चुअली जो इनकी स्टडी है और हमारी स्टडी है बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। बिकॉज अगर हम देखें तो जो कानूनी विवाद के केसेस में जाते हैं वो जनरली वो लोग होते हैं जिनके पास लैंड टाइटल होता है। जो लोग कम्युनिटी लैंड्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो वेस्टलैंड हो, चाहे वो मछुआरे हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजातियां हैं, चाहे वो आपके वनवासी हैं, ये सब इन लोग के पास, या डैम हाउसेस भी हैं जो उनके कारण निकल के आते हैं बाहर। हाँ जी, और तो वो लोग वो अपने केसेस नहीं जा सकते। और जो निजी ज़मीन है उसमें भी आपके जो टेनेंट्स हैं या जो शेयर प्रॉपर्स हैं वो भी अपने केसेस नहीं ले जा सकते। तो वो लोग क्या करेंगे? अगर उनके मालिक ने ज़मीन बेच भी दी लेकिन उनकी जो आजीविका है वो तो चली गई। तो अब जो ये 2013 का अधिनियम था वो उन लोग को भी इंक्लूड कर रहा था। तो जो आपने सवाल पूछा था कि भूमि संघर्ष कम होगा या ज़्यादा, भूमि संघर्ष देखिए, अगर आप अधिकार देंगे लोगों को तो वो जो संघर्ष है वो कोर्ट में जाएगा। अगर आप अधिकार नहीं देंगे तो वो ज़मीन पे लड़ाई होगी। तो फिर समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? समाधान तो यही है कि अधिकार दिए जाएं और उनको रिस्पेक्ट किया जाए। ये नहीं कि जो बहुत ऐतिहासिक लड़ाइयों के बाद लोगों ने अधिकार लिए हैं उनको, और बहुत कुछ कहा जा रहा था कि ये लॉ बिल्कुल कॉस्टली है, कॉम्पेंसेशन इसमें दे नहीं सकते, लेकिन जो हमारी स्टडी ने दिखाया है कि जो 4 टाइम्स कॉम्पेंसेशन ये अधिनियम ने दिया था उतना तो कोर्ट्स दे ही रहे थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, फिर ऐसा लीगल प्रोविजन की जरूरत नहीं थी, इज इट? नहीं, ऐसी लीगल प्रोविजन की जरूरत थी बिकॉज गवर्नमेंट दे नहीं रही थी तो लोग कोर्ट्स जाते थे। हाँ, तो मतलब वो तो कोर्ट के केसेस कम हो जाएंगी यदि लॉ के हिसाब से दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। आप अगर मुआवजे से खुश हैं तो नहीं जाएंगे कोर्ट्स में, तो नहीं जाएंगे। वैसे ही सेम आदिवासी क्या 200% मुआवजा कह रहे हैं अब 2013 के उसके हिसाब से भूमि में? तो उसमें जो 4 गुना हो जाता है ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि एक सोलेशियम अमाउंट भी होता है जो सोलेस पेमेंट होती है। तो लेकिन कोर्ट्स उतना ही दे रहे थे, तो इतना जो शोर मच रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि अब इसके अंदर जो है पुनर्व्यवस्थापन, रीसेटलमेंट, इस सब की रिक्वायरमेंट भी है, उससे डेफिनेटली खर्चा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा खर्चा बढ़ जाएगा कि सारी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी, ये मैं नहीं मानती। इसके लिए कोई डेटा नहीं है और जो हमारा डेटा है उससे ये आ नहीं रहा है। और जो दूसरा आपने सवाल जो पूछा कि हम इसका समाधान कैसे ढूंढेंगे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है, जो हमारा विकास का मॉडल है, वो डेफिनेटली इस तरह से है कि वो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और उद्योग को फेवर करता है। तो इसी और कृषि और ग्रामीण इलाकों को निगलेक्ट करता है। और उसमें ये भी है कि जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स हैं, जो परंपरागत आजीविकाएं जिसे कहते हैं, चाहे वो मछुआरे हों या चाहे वो वनवासी हों, जो उन लोग का कोई से नहीं है इस मॉडल में। पूरे इसमें कोई से नहीं। हाँ, मतलब वो तो बेचारे जो सरकार कहती है या जो वो कहती है उसके नीचे दब जाते हैं। हाँ, और ये सरकार ही नहीं, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी है, भूमि संघर्ष में यदि मैं ये सोचूं कि 2 अलग अलग जो पक्ष हैं, वो एक तरफ सरकार है और एक तरफ लोग हैं, ऐसा है कि लोग और मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ भी आपस में हैं, वो सब मिलकर सरकार से लड़ रही हैं और सरकार आपस में लड़ रही है। और सरकार तो कौन, भूमि संघर्ष में कौन लोग हैं, मतलब जो मतलब कौन है बड़ी जो आप तीन तरह से देखें जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, एक तो सरकार है, दूसरी आपके उद्योग हैं और तीसरा लोग हैं। तो उन सब के बीच एक कॉन्टेस्ट है डिमांड का ज़मीन की और उसके यूज़ का कि कितना है। और जैसे आपने कहा कि सीमित है ज़मीन, तो उसको लेके ये 3 बेसिकली पार्टीज़ हैं, उसमें आपस में कोई किसी तरफ होता है, कोई किसी तरफ होता है। कई बार हमारे तो केसेस हैं वैसे भी, तो उसमें ये भी होता है कि इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं कि 2 कम्युनिटीज़ के बीच में हैं। तो वो फिर हमारे यहाँ सामाजिक उसका फिर एक अलग एस्पेक्ट है कि हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो उसमें कई जगहों पर ये होता है कि एक हम अब डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, हम ये ट्रेंड भी देख रहे हैं कि दलित्स को बहुत सारा ज़मीन प्रॉमिस की गई थी आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स के तहत, पर वो लैंड रिफॉर्म्स में जितना बोला गया था उस आंदोलन के समय
वो हुआ नहीं है। तो क्योंकि हमारा एक जाति वर्ण व्यवस्था में वही है कि जमीन एक रिसोर्स है और वो अपर कास्ट के उसमें कंट्रोल रहता था। तो उसी से वर्ग संघर्ष पहले होते थे, उसी से होता था। तो अब ये केसेस इतने निकल के आ रहे हैं कि जैसे जैसे थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है और उनमें बढ़ रही है, तो अब उन्होंने आवाज उठानी शुरू की है जमीन को लेके। ऊना का जो पूरा संघर्ष था गुजरात का, वो बाद में पूरा जमीन के संघर्ष का पहले भी चला आ रहा था, पर वो पूरा जमीन के उसमें बदल गया कि अब दलित्स बोलते हैं कि ठीक है, अगर हम ये नहीं दूसरे काम नहीं करेंगे तो हमको जमीन मिलनी चाहिए जो हमें प्रॉमिस की गई थी। वो वही जो बात मैं बोल रहा था कि जमीन जब मिलेगी तो वो आजीविका का साधन भी हो सकता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से या तो कृषि के लिए ले या और दूसरे कुछ वहाँ फैक्ट्री लगाए, लेकिन जमीन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो एक सुझाव आपसे चाहिए कि लैंड कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? समाधान तो तभी होगा अगर जो लोग विवाद में हैं वो एक दूसरे से बात कर सकें और दोनों की ही बातें जो हैं वो आ सकें। तो अगर सरकार लोगों की बात सुनकर, क्योंकि ये जो 2013 का अधिनियम था या 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था, ये बहुत सालों की मेहनत और डिलिब्रेशन के बाद बना था लोगों को उनके ऐतिहासिक इनजस्टिस के अगेंस्ट जो अधिकार थे वो देने के लिए। अब वो अधिनियम अगर बन गए हैं तो उनको चलने दिया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये नहीं, हाँ जी, नहीं, ये नहीं कि उनको हटाया जाए और ये सब किया जाए। मतलब वी नीड टू मेक श्योर कि वी आर लिसनिंग टू द पीपल हु आर बीइंग डिप्राइव्ड। उससे कम हो सकता है। एक जल्दी से आपको मेरा भी हाँ बिल्कुल यही मानना है कि इमीडिएट आपको कॉन्फ्लिक्ट करने का तरीका ऐसा नहीं है कि कोई नए कानून की मांग की जा रही है, बिल्कुल नहीं की जा रही है। आपके पार्लियामेंट ने इस पे ऑलरेडी विचार किया हुआ है, सब कुछ सहमति से कानून बनाए गए हैं जिसमें कि लोगों के हक की बात की गई है, जमीनी हक की। तो आपके पास वन अधिकार कानून है, शेड्यूल्ड एरियाज में जैसे नमिता जी ने कहा उसमें एक पंचायत का एक्सटेंशन का पेशा कानून है 1994 का। तो इन कानून के प्रोविजन को आपको बस ठीक से इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। उससे काफी कुछ बदलाव आ सकता है और वो ठीक से किया गया है। उसको बाईपास करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होते जाएंगे और नुकसान ये है कि इससे जो आप अचीव करना चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, आपका निवेश बहुत कुछ अटका हुआ है। आप अगर देखेंगे कि कितने सारे उसके कारण रोजगार भी प्रभावित होगा, कितने सारे अटके हुए हैं, उसका ऑलरेडी एक रिसर्च है लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो आप दोनों ने इस नए विषय पर, हमने अस्तित्व में पहली बार हमने इस विषय को चुना था बातचीत करने के लिए। आप दोनों यहाँ पर आए, मैं आप दोनों का धन्यवाद अदा करता हूँ। अस्तित्व का आज का अंक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले अंक में, नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने विचार सुझाव हमें इस पते पर लिख सकते हैं। अस्तित्व, लोकसभा टेलीविज़न, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है astitv.lstv@gmail.com। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।